फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम पढ़ेंगे भूगोल एनसीईआरटी में अपना चैप्टर 7 हमारा देश भारत, जिसमें हमारे विषय होंगे भारत की स्थिति, भारत के पड़ोसी देश, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन तथा भौतिक विभाजन। उससे पहले हम अपनी लास्ट क्लास का क्वेश्चन देख लेते हैं कि उसका राइट आंसर क्या होगा। कुछ लोगों ने कमेंट में किया भी है राइट आंसर। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत एक बहुत बड़ी भौगोलिक विस्तार वाला देश है, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है, यह भी आप जानते होंगे। पश्चिम में ये अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, और इसी वजह से हमारा सबसे ज़्यादा सुरक्षित देश भी कहलाता है। ये चारों तरफ से घिरा हुआ है और अब इसकी सुरक्षा भी ये प्रदान करते हैं। हिमालय बहुत सुरक्षा प्रदान करता है भारत को। आगे बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 8.3.32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है। यदि हम बात करें भारत की आबादी की, तो 2011 की जनगणना में अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है और यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ये कुछ जनरल चीज़ें हैं जो आपको अपने भारत के बारे में पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, भारत कौन से गोलार्ध में है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। किन किन राज्यों से होकर गुजरती है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लिखिएगा कि कौन कौन से राज्यों से और क्रम वाइज लिखिएगा। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से लिख के आप आंसर दीजिएगा कि कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट तथा उत्तर में तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच है। ये देशांतर है और ये अक्षांश है। चूंकि हमारा भारत पूर्ण रूप से उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, तो अक्षांशों में उत्तरी ही आएगा। अगर आपको किसी भी स्टेट पीसीएस में या किसी भी एग्जाम में आपको मिल जाता है कि 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश, तो वहाँ पे वो गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है उत्तरी अक्षांश। ठीक है, आगे बात करते हैं देश के पड़ोसी देशों के बारे में। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो 7 देशों की स्थलीय सीमा भारत की सीमाओं से जुड़ी हुई है, जिसमें देखिएगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल। यहाँ पे आप देखिएगा पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। ठीक है, ये कुछ 7 देश हैं जिनकी स्थलीय सीमा भारत सीमा से मिलती है। आगे बात करें राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन की। पहले इस लाइन को समझ लेते हैं। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, हर राज्य का अपना प्रशासन अलग है, देश का केंद्र प्रशासन अलग है। तो किस प्रकार से भारत को अलग अलग राज्यों में बांटा गया है? राज्यों को जिलों में बांटा गया है, जिलों को शहर नगर निगम में बांटा गया है। वो एक विभाजन है, प्रशासनिक विभाजन। ठीक है, जिसके आधार पर प्रशासन किया जाता है। बात करें, भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। 8 केंद्र प्रशासित कब हुए हैं?
जब कश्मीर को लेके उस पे 370 जो धारा है वो हटाई गई है, उसके बाद से हमारे 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। ठीक है, आगे बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो भारत में है वो है राजस्थान, तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है ना, ये आप सभी जानते हैं। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? गांव। आगे बात करें भौतिक विभाजन की। भौतिक विभाजन और प्रशासनिक विभाजन। प्रशासनिक विभाजन अर्थात प्रशासन करना, शासन करना। लेकिन भौतिक विभाजन क्या है? भौतिक विभाजन ये है जो मानव से बहुत दूर है, अर्थात जो प्राकृतिक रूप से किया गया विभाजन है। प्रकृति ने खुद ही उस भारत को विभाजित किया है, कहीं पहाड़ों में, कहीं पठारों में, कहीं मैदानों में, ठीक है, कहीं नदियों में। तो उस बारे में हम बात करते हैं, भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान तथा द्वीप समूह। ठीक है, तटीय तथा द्वीप समूह। आगे बात करें, उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर भागों में बांटा जाता है, जिसमें बात करेंगे सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय तथा हिमाद्री कहते हैं। ये व्रत नहीं है, इसको मैं आपको पीडीएफ में करेक्शन करके सही दे दूंगी। वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंचा शिखर है, क्या है? माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, आप सभी जानते होंगे। चलिए, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के अर्थात यहाँ पे ये भारत है, इस तरह से ये भारत यदि है तो हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल है, जिसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? बिहार आता है, आपका उत्तर प्रदेश आता है, हरियाणा आता है, राजस्थान आता है। ठीक है, वहाँ पे पहाड़ भी हैं, लेकिन फिर भी ये समतल और सपाट मैदानों में आता है। यह मैदान गंगा, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि जो नदियां हैं वो पहाड़ों से क्या लेके आती हैं? अपने साथ साथ कुछ पदार्थ लेके आती हैं, कुछ मिट्टी लाती हैं, कंकड़ पत्थर, बलुआ, रेत, ये सब लाती हैं, और वो आके एक जगह जो छोड़ देती हैं उसे हम निक्षेपण कहते हैं। तो उस प्रक्रिया से ये मैदान बने हैं। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायता से ये मैदान बने हैं, और नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है, क्योंकि ये जीवन जीने के लिए बहुत ही सुलभ जगह होती है। मैदानी भाग आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होती कंपेयर टू पहाड़ी क्षेत्रों से, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्रों से। आगे बात करें, भारत का पश्चिमी भाग, जिसमें भारत का महामरुस्थल स्थित है। फिर से हम एक ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। यदि ये भारत है हमारा, है ना, ये भारत है, तो पश्चिमी यहाँ पे आपका कुछ पड़ेगा, राजस्थान यहाँ पे पड़ेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? भारत का महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। यदि यहाँ पे वनस्पति पाई जाती हैं तो वो कुछ कांटेदार पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे आप सभी जानते होंगे एलोवेरा होता है ना। एलोवेरा में हल्के हल्के कांटे होते हैं, लेकिन उसके अंदर जल भी होता है। कुछ ऐसी ही वनस्पति वहाँ पे पाई जाती हैं। कैक्टस हो गया, इस तरह की वनस्पति पाई जाती है। आगे बात करें, उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं। उत्तरी मैदान अर्थात ये यदि हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, ठीक है, तो उत्तरी मैदान के दक्षिण में ये प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ पे ये वाला एरिया प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। ठीक है, आगे बात करें, प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं भी हैं, घाटियां तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर में, ये फिर से हम एक थोड़ा सा ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे कर लेते हैं ड्रॉ।
ये यहाँ पे ये प्रायद्वीपीय पठार है, ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है। इसके उत्तर पश्चिम में यहाँ पे यहाँ से उत्तर पश्चिम में क्या है, अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा यहाँ पे कुछ पढ़ती हैं आपको, ठीक है, विंध्य एवं सतपुड़ा पढ़ेंगी। ये भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं और इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा कौन सी, तापी नदी होकर बहती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देखिएगा कहाँ से पड़ रही है, नर्मदा और तापी। यहाँ ये आपको दिखाई देनी है इस मैप में। आपको जितनी भी नदियाँ हैं सबकी लोकेशन, जगह देखना ज़रूरी है। कौन सी नदी कौन बंगाल की खाड़ी में गिर रही है और कौन सी नदी अरब सागर में गिर रही है। चलिए आगे बात करें तो यह पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं, कौन सी, नर्मदा और तापी। ठीक है, ये रहा, यहाँ से देखिएगा आप, ये कहाँ जा रही हैं, ये नर्मदा है और ये तापी है, किधर बह रही है, पश्चिम में अरब सागर में। ये भी थोड़ा कंफ्यूजन करता है, इसको ध्यान दीजिएगा। और ये किधर है, बंगाल की खाड़ी में। तो कौन कौन सी नदी है, गोदावरी, कृष्णा, इसकी ये सहायक नदी है, कावेरी, महानदी, दामोदर नदी और गंगा यहाँ से, और ऊपर से ब्रह्मपुत्र मिलके यहाँ सब गिरती हैं, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। हम फिर से एक ड्रॉ कर लेते हैं अपना भारत का नक्शा, ये देखिएगा इस तरह से। यदि आप देखें तो पश्चिमी घाट कहाँ पे है, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, बीच बोलते हैं ना। आप लोग को बहुत पसंद है ना बीच घूमना, है ना। बीच तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यदि हम बात करें गोदावरी के बारे में, तो गोदावरी एकमात्र ऐसी नदी है जिसका जो उद्गम है वो भी भारत में हुआ है और इसका मुहाना भी भारत में है। जैसे गंगा कहाँ से आती है, गंगा कैलाश से आती है, ये वाले एरिया से, यहाँ से आती है ना। ब्रह्मपुत्र भी यहाँ से आती है, दूसरे देश से आती हैं, लेकिन जो गोदावरी है और उस गोदावरी का जो मुहाना है और उद्गम है वो भारत में ही स्थित है और ये सबसे लंबी नदी है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बाद। आगे बात करें, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी आपको यहाँ मिलेगी, पीछे मैप है आप उसमें देखिएगा। कावेरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। यह नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन का डेल्टा है, जिसको ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर ये बना है और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, तो हमारी आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था। और आज हमारा क्वेश्चन होगा कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित है, उसका आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप टेलीग्राम ज्वाइन करें डिलाइट IAS, जहाँ आपको डेली क्विज मिलेगी और आपको इस वीडियो की PDF भी आप वहीं पर मिल जाएगी। सो थैंक यू।